सभी डिजी लर्नर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको कैप थ्योरम की इंपॉर्टेंस समझाऊंगा, जिसके थ्रू आपको रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें सीक्वल क्वेरीज यूज़ होती हैं और नॉन रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि जिसको आजकल नो सीक्वल डाटाबेस कहा जाता है, उनके बारे में थोड़ी सी क्विकली ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि दोनों के बीच में आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से समझ में आए और किस डाटाबेस का कब सिलेक्शन करते हैं हम लोग अपना इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, सॉल्यूशन डिज़ाइन करने के लिए, जहाँ पे भी डाटाबेस की ज़रूरत होगी, ताकि आप भी अपनी नीड के बेसिस, अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस में एक बेटर सिलेक्शन कर पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि कुछ जो इंडस्ट्री जिसने भी इम्प्लीमेंटेशन किया है, चाहे वो ओरेकल का सिलेक्शन किया हो, चाहे मोंगो डीबी का सिलेक्शन किया हो, चाहे कैसेंड्रा का सिलेक्शन किया हो, वो क्या सोच के और किस रिक्वायरमेंट के बेसिस में वो सिलेक्शन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों के डाटाबेस को अगर कैटेगराइजेशन करना है तो दो पार्ट में कर सकते हैं। एक है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा है नॉन रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जैसे कि आप जानते हैं कि कॉर्ड के 12 रूल्स जो फॉलो करते हैं, जो कि मैंने देखिए यहाँ पे स्लाइड में अलग से यहाँ डाला हुआ है। कॉर्ड के जो 12 रूल्स फॉलो करते हैं, जिसमें कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमें टेबल बनाने की ज़रूरत होती है और नॉर्मलाइजेशन को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी 9 रूल्स से अगर ज़्यादा चीज़ें फॉलो होती हैं तो हम ऑटोमेटिकली कहते हैं कि जो भी आपने डाटाबेस सिस्टम बनाया हुआ है वो रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम है, जिसमें मेनली यही है कि जैसे आप 4 नॉर्मलाइजेशन के रूल अगर मानिए तो आप एम्प्लॉय, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप डाटा बना रहे हैं तो एम्प्लॉय का या डिपार्टमेंट का डाटा एक ही टेबल में मत डालिए, हर किसी का डेडिकेटेड टेबल आप बनाइए। फिर जो प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप वगैरह आप फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फॉलो करते हैं और बाकी आपको ऑलरेडी ये जो 12 रूल्स हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत पता ही होगा। तो ये इनको रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अगर 9 से 6 के बीच में होते हैं तो उनको सेमी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। 6 से कम वाले को सिर्फ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब सीधे आपको पता ही होगा कि जो हम ऐसा परसिस्टेंट कोई सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या सेलेक्ट कभी भी कर सकते हैं और वो हमेशा के लिए मेंटेन रहेगा। जैसे कि आप अगर फाइल की बात करें, फाइल को अगर आप डाटाबेस की तरह यूज़ कर सकते हैं तो आप कोई भी अगर किसी को परमिशन होगी तो वो उसे डिलीट कर सकता है, ठीक है। वो एक चांसेस रहता है सर्वर करप्ट होने का। जबकि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे ओरेकल या पोस्टग्रे, इन सब लोगों ने जो भी शुरुआत से हमेशा बनाया है वो इतना ज़्यादा हाई मतलब परफॉर्मेंस बेस, हाई सिक्योरिटी बेस और कई उसमें लॉक्स बनते हैं। मतलब ये प्योरली डाटाबेस से रिलेटेड जो फंक्शनैलिटीज़ देते हैं उनसे रिलेटेड ही चीज़ें बनाई गई और शुरुआत में ट्रांजेक्शन्स वगैरह के लिए हमेशा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ हो और आज भी हमेशा ही रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा सेलेक्ट होता है। लेकिन अगर हम नो सीक्वल डाटाबेस की बात करें, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? और सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो नो सीक्वल डाटाबेस है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सीक्वल क्वेरीज यूज़ नहीं करने वाले। जैसे कि आरडीबीएमएस में ये मस्ट है कि आप सीक्वल क्वेरीज यूज़ करेंगे और एक पीएल सीक्वल भी होता है जैसे प्रोसीजर लैंग्वेज, जो थोड़ा बहुत आपको फंक्शनैलिटी देता है फंक्शंस, प्रोसीजर और ये सब चीज़ें बनाने के लिए, ट्रिगर वगैरह क्रिएट करने के लिए। तो नो सीक्वल का मतलब ये नहीं कि आप सीक्वल यूज़ नहीं करेंगे, इसका मतलब है नॉट ओनली सीक्वल, मतलब सीक्वल जैसी ही सेम ऑलरेडी पैरा मतलब लैंग्वेज के साथ में, जैसे कैसेंड्रा की बात करें तो सीक्यूएल वहाँ पे बनाई गई है जो सीक्वल जैसे ही ऑलरेडी सिंटैक्स हैं जो कि आपको लर्न करने में चीज़ें आसान करती हैं और उनसे भी ज़्यादा कई बेस्ट फीचर्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। इनकी ज़रूरत क्या पड़ी? इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको फेसबुक स्टोरी को समझने की ज़रूरत होगी। जैसे फेसबुक जब स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने माई सीक्वल डाटाबेस को ही यूज़ किया था, पर धीरे धीरे उनके यूज़र डाटाबेस और डाटा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, जिसको स्केल करने के लिए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम भी बनाया कि वही सेम मास्टर नोड ये सब बना के इन्होंने कई डिस्ट्रीब्यूट करने के डाटाबेस सिस्टम शुरू किए। पर कहीं ना कहीं फिर भी उनको रिलेशनल डाटाबेस में बहुत ज़्यादा जब डाटा होता था तो परफॉर्मेंस की, स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम होती थी, कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने अपना खुद का नया डाटाबेस बनाया, जिसके लिए आपको कैप थ्योरम को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए कैप थ्योरम के बेसिस पे ही डाटाबेसेस का कैटेगराइजेशन होता है कि कौन सा रिलेशनल डाटाबेस में आएगा, कौन सा नॉन रिलेशनल डाटाबेस में आएगा। अभी मान लीजिए कि कैसेंड्रा डाटाबेस उन्होंने बनाया जो कि रिलेशनल डाटाबेस को नहीं रूल फॉलो करता था। ये कैप थ्योरम के बेसिस पे ये बनाया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इनके लिए मतलब लार्ज स्केल करने के लिए डाटा और उनको अवेलेबिलिटी को बढ़ाना, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने कैसेंड्रा डाटाबेस को बनाया जिसमें मल्टीपल नोड्स इनके बने और मल्टीपल नोड के
बेसिस पे वो डाटा का रिप्लिकेशन होता था, हर अलग अलग कंट्रीज़ में वहाँ पे सेम डाटाबेस सेटअप किए गए और उसने इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी अपनी स्केलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। और बाद में इन्होंने कैसेंड्रा को भी थोड़ा सा अपग्रेड करके उसको हटा के अपाचे को डोनेट कर दिया था और एचबेस को और ज़्यादा अपने नए यूज केसेस के साथ में इन्होंने डेवलप किया, वो भी नो सीक्वल के बेसिस पे था। तो मेनली देखिए बिग डाटा वगैरह का जहाँ पे भी यूसेज आएगा वहाँ पे हर जगह आपका नॉट ओनली सीक्वल का ही प्रेफरेंस होगा। और ये जो नॉट ओनली सीक्वल्स हैं डाटाबेस, नॉन रिलेशनल डाटाबेस, इनके भी कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे कॉलम ओरिएंटेड हो गए, की वैल्यूज हो गए, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड हो गए, ठीक है। तो मेनली जैसे की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे देखिए रिलेशनल डाटाबेस में आप टेबल का स्ट्रक्चर बनाना आपके लिए मस्ट है। अगर आप टेबल का स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं तो वो रिलेशनल डाटाबेस नहीं कहलाता है। यहाँ पे सारी डेफिनेशन चेंज हो गई, यहाँ पे कई टाइप के आपके डाटाबेसेस निकल के आए, ठीक है। जैसे की वैल्यू पेयर में क्या है कि आप की बनाएंगे और वैल्यूज में चाहे तो आप ऑब्जेक्ट सेव कर दीजिए, चाहे जेसन फॉर्मेट सेव कर दीजिए, चाहे डॉक्यूमेंट डाल दीजिए, वो की वैल्यू पेयर को फॉलो करेगा, ठीक है। तो जैसे रेडिस वगैरह हो गए या रिएक्ट वगैरह हो गए, ये की वैल्यू पेयर को फॉलो करते हैं। डॉक्यूमेंट बेस जैसे मोंगोडीबी है वो डॉक्यूमेंट को स्टोर करता है, ठीक है। काउचडीबी वगैरह ये सब इस फॉर्मेट को फॉलो करता है। कॉलम बेस को जैसे गूगल ने भी अपना बिग टेबल का डाटाबेस वगैरह बनाया जो कि नो सीक्वल है, और कैसेंड्रा भी जैसे ये एच बेस भी है वो कॉलम बेस बने हुए हैं डाटाबेस, जिसमें कॉलम के बेसिस पे सारी चीज़ें होती हैं और उसके अंदर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स और जेसन और ये सब चीज़ें सब सेव कर सकते हैं। ऐसे ही ग्राफ बेस है, जैसे कि आप ग्राफ के बारे में जानते हैं कि कहीं से भी यूनिडायरेक्शन या बाई डायरेक्शन हो सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ की ट्रैवर्सल के लिए हेल्प करता है। तो ग्राफ बेस भी हमारे नॉट ओनली सीक्वल डाटाबेसेस बने जो कि नॉट4j या फ्लॉकडीबी वगैरह बने। तो जब भी आप डाटाबेस का सिलेक्शन करेंगे अपनी नीड के बेसिस पे, तो आप उनके टाइप का भी सिलेक्शन जरूर देखिएगा कि वो किस टाइप का है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही उसमें उनकी क्वेरी लैंग्वेजेस वगैरह ये सब बनी हुई हैं, और जो भी आप फ्रंट एंड के टूल यूज़ करते हैं उनसे आप डाटाबेस कनेक्टिविटी बना के वो डाटा को फैच कर सकते हैं। अब मेन मुद्दे की बात आते हैं देखिए कैप थ्योरम पे, ठीक है, जिसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या रिलेशन नॉन रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे मतलब वर्कआउट हुआ और कैप थ्योरम निकल के आई है जो सिलेक्शन को आसान करती है। देखिए मेनली जो रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वहाँ वो आज भी बैंकिंग और फाइनेंस में नंबर 1 प्रेफरेंस है, और नो ओनली सीक्वल में वो नहीं सिलेक्ट किए जाते हैं। उसका क्या रीज़न है वो आपको कैप थ्योरम से समझ में आएगा। और जो बिग डाटा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज डाटा है, लेकिन क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन वगैरह में जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन शोकेस होती है वहाँ पे थोड़ा-सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए कि फेसबुक में अगर आपने किसी ने लाइक कमेंट किया है, तो वो किसी पर्टिकुलर रीज़न में या किसी एक यूज़र को अगर 2 सेकंड बाद भी दिखाई देता है तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन बैंकिंग फाइनेंस के ट्रांजेक्शन में अगर एक बंदे ने पैसा ट्रांसफ़र किए हैं और दूसरे के अकाउंट में इमीडिएटली रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, या मतलब ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो वहाँ पे वरी या कंसर्न है कि वो डाटा गया कहाँ, ठीक है। वहाँ पे आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे देखिए इस छोटे एग्जांपल के बेसिस पे हम कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया कि फेसबुक ने माई सीक्वल से ही स्टार्ट किया था, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो स्केल करने गए उनको पार्टीशनिंग का डाटा का ज़रूरत पड़ा अपने माई सीक्वल डाटा बेसिस में, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आने लगी, मेनली कि परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम आने लगी, ठीक है। और क्या कहते हैं स्पेशली उनको जो डाटा का इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली दिखाना था वहाँ पे डिले आने लग गया, क्योंकि हर जगह उन्हें कंसिस्टेंसी चाहिए थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम 1-2 सेकंड बाद भी लाइक बटन या कोई कमेंट का अपीयरेंस अगर थोड़ी देर बाद भी दिखा देते हैं, वो नहीं भी दिखाई देता, उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन स्केलेबिलिटी या अवेलेबिलिटी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने ये सब जो वर्कआउट किया, तो उन्होंने सोचा कि हमें पार्टीशनिंग या स्केलेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, और अवेलेबिलिटी को सबसे मेन यूज़र को बढ़ाने का अगर फेसबुक में आए तो वो मतलब सारी इन्फॉर्मेशन, इमेजेस, वीडियो, उसको जो भी देखना है वो सारी चीज़ें उसको दिखाई देनी चाहिए। थोड़ा बहुत डिले उसकी चल जाएगा, कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम नहीं है। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कैसेंड्रा बनाया। देखिए इन 3 चीज़ों में से आप तीनों चीज़ कभी भी अचीव नहीं कर सकते, कोई 2 ही चीज़ें अचीव हो सकती हैं। उसी तरीके से रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्टीशनिंग बहुत ज़्यादा बड़े लेवल तक नहीं दे पाएगा वो, लेकिन कंसिस्टेंसी देगा और अवेलेबिलिटी आपको देगा। इसीलिए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपकी कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी आ जाएंगे। इसी तरीके से कुछ ऐसे डाटाबेस बनाए गए जैसे वो कैशिंग वगैरह के यूज होते हैं, ठीक है, वहाँ पार्टीशनिंग भी आप बड़े लेवल पे कर सकते हो और कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन कर सकते हो। तो वहाँ पे आपका रेडिस वगैरह डाटाबेस वगैरह यूज़ हो जाते हैं। तो मेनली देखिए बिग डाटा के लिए सिलेक्शन के लिए आप
सीपी ले सकते हैं या पीए ले सकते हैं, लेकिन रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आपका सीए हमेशा होना चाहिए, कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी होनी ही होनी चाहिए। इसीलिए ओरेकल हो गया, पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया, वो हमेशा कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी को देगा। पार्टिशनिंग भी एक लेवल तक देगा, लेकिन जितने ज़्यादा बड़े लेवल के लिए जैसे आप टेराबाइट डाटा की बात करते हैं, तो वो आपको शायद यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, एग्जीक्यूशन करके इमीडिएटली रिजल्ट लेने में परफॉर्मेंस स्लोनेस की प्रॉब्लम आएगी, तो वो आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। इसी वजह से नॉट ओनली सीक्वल्स वगैरह होते हैं। अच्छा, एक डिसएडवांटेज ये होता है कि नॉट ओनली सीक्वल्स वगैरह में पार्टिशनिंग हम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे करते हैं, कई मशीनें लगानी पड़ती हैं, तो हार्डवेयर की कॉस्ट भी यहाँ पे बढ़ती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप परफॉर्मेंस तो अच्छी दे रहे हैं वहाँ पे, पर हार्डवेयर की कॉस्ट भी वहाँ पे आपको मैनेज करना पड़ेगा, वहाँ पे देखना पड़ेगा आपको सिलेक्शन के पहले, ठीक है। तो ये होती है बेसिकली कैप थ्योरम, जो शॉर्ट में मैंने आपको बताई, जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है, जो आपके लिए आसान चीज़ें करेंगी समझने में। और इसके अलावा देखिए, मेनली अगर हम बात करें कि एसिड बेस्ड प्रॉपर्टी के बारे में, तो जो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं वो एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, जिसमें आपकी वही एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी होती है। जैसे वही मैंने बताया कि आपने 500 रुपीज़ ट्रांजेक्शन इधर से उधर किए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी मतलब इमीडिएटली वो आनी चाहिए। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो रोल बैक हो जाना चाहिए। वो सारी चीज़ें एसिड फॉलो करता है, पर बेस में ऐसा नहीं है। बेस में क्या है कि बेसिकली आपकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और इवेंचुअली कंसिस्टेंसी भी चलेगी, ठीक है, सॉफ्ट स्टेट वगैरह ये सब चलेगी। तो ये मेनली बेस प्रॉपर्टी होती है जो नो सीक्वल डाटाबेस वगैरह फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर डाटाबेस की बात करें, तो देखिए अभी भी शुरुआत के जो टॉप 5 डाटाबेस में आप देखेंगे तो 2 ही डाटाबेस ऐसे आ रहे हैं जो आपके मतलब 1 2 देखिए, ओरेकल आपका रिलेशनल डाटाबेस है, माईसीक्वल रिलेशनल डाटाबेस है, सीक्वल सर्वर भी रिलेशनल है, पोस्टग्रेसक्यूएल भी रिलेशनल डाटाबेस है। तो देखिए टॉप 4 रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आज भी आ रहे हैं, मतलब वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा नीड अभी भी है वो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से फुलफिल हो जा रही है। कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग लॉग इन करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, ठीक है, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको नो ओनली सीक्वल की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे देखिए मोंगोडीबी वहाँ पे 5th नंबर पे अभी आ रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है। अब यहाँ पे बात करें तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं रेडिस और इलास्टिक सर्च के बारे में दे देता हूँ। जैसे आप गूगल में जो सर्च करते हैं या अगर आप सर्च फीचर अमेजॉन वगैरह का यूज़ करते हैं, वहाँ पे उन्होंने अपना सर्च फीचर के लिए भी डेडिकेटेड डाटाबेस बना रखा है। तो जैसे अमेजॉन का इलास्टिक सर्च है, वो फीचर सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि आप जब टाइप करते हैं तो इमीडिएटली आपको नीचे जो सजेशन बॉक्स होता है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होनी जरूरी होती है। उसके लिए उन्होंने स्पेशल डाटाबेस बनाया है, जो कि नॉट ओनली सीक्वल में ही आता है, पर उसे इलास्टिक सर्च कहते हैं। रेडिस ऐसे ही कैशे का डाटाबेस है। अगर कैशिंग वगैरह आपको बहुत ज़्यादा जैसे स्टैटिक इमेजेस या स्टैटिक डाटा आप दिखाते हैं और कुछ डायनेमिक डाटा ही होता है, वहाँ पे आप रेडिस डाटाबेस का यूसेज कर सकते हैं। इसी तरीके से हर डाटाबेस का देखिए अपना अपना यूसेज है, आप उसको देख सकते हैं। पर सबसे पहले सिलेक्शन आपको ये करना है कि आपको रिलेशनल डाटाबेस यूज़ करना है या नॉट ओनली सीक्वल यूज़ करना है। अगर आप ट्रांजेक्शन वगैरह इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने में कंसिस्टेंसी 100% चाहते हैं आप, ठीक है, तो आपको आंख बंद करके रिलेशनल डाटाबेस को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी और इसके बेसिस पे आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल या सोल्यूशन डेवलप कर सकते हैं। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन मेल मी एनी टाइम, आई वुड लव टू आंसर यू ऑल। थैंक यू सो मच।